अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं एक फार्मास्यूटिकल जॉब इंटरव्यू के लिए और मोर देन 50 एब्रिविएशंस इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो आपको कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप पर, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल करेगा, जिसके जवाब आपको आने चाहिए। आपने अगर पढ़ा हुआ है, अच्छे तरीके से टॉपिक पे महारत है, तो आप ज़रूर सारे जवाबात दे सकेंगे। आपको इंटरव्यूअर की बात केयरफुली सुननी है, उसकी बात खत्म होने देनी है, फिर उसके बाद आपको अपना जवाब देना है। आपको करेक्ट आंसर रिस्पॉन्ड करना है। अगर बिलफर्ज आपको सवाल नहीं आता तो आप सिंपली सॉरी कह सकते हैं। आपको आर्ग्यू नहीं करना है इंटरव्यूअर के साथ, हैप्पी फेस रखना है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है हर सवाल में। और बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करना है। मे बी पॉसिबल क्विकली रिस्पॉन्स करते में आप गलत जवाब दे दें, तो पहले सुन लें कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला सवाल है कि जीएमपी क्या होती है? जीएमपी का वर्ड हर फार्मासिस्ट ने पढ़ा होगा। जीएमपी इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, या केमिस्ट हैं उन्होंने भी इसका बहुत सुना होगा कि जीएमपी क्या होती है। जीएमपी बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है, लेकिन हम कहते किसको हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस? ये कुछ 16 प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं। अगर ये किसी कंपनी में फॉलो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो सीजीएमपी फॉलो कर रही हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी आ जाता है। डेटा इंटेग्रिटी एक बड़ा वाइड टॉपिक है, इसका अपना अलग एक प्रिंसिपल है। इसके अंदर एल्कोआ एल्कोआ प्लस शामिल है। इसके अलावा गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस पे आ जाते हैं। गाउनिंग एंड डी गाउनिंग है बेसिकली, जिसमें सेकेंडरी गाउनिंग भी शामिल है, टर्शरी गाउनिंग भी शामिल है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो क्लासिफाइड एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। इसके अलावा आपको कंटेमिनेशन और क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाना है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। आपके एरिया में जो रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, वो रिस्क जिनसे सेफ्टी पे इम्पैक्ट आए, जिनसे पर्सनल सेफ्टी पे इम्पैक्ट आए, जिसमें प्रोडक्ट की सेफ्टी पे इम्पैक्ट आए, तो उस रिस्क को आपको मिटिगेट करना है, एलिमिनेट करना है। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज इन प्लेस और इन यूज होनी चाहिए। इट मीन्स कि एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए हर इक्विपमेंट की, हर प्रोसीजर जो कुछ फार्मा में कर रहे हैं उसका एक प्रोसीजर बना हुआ और अप्रूव होना चाहिए और इन यूज होना चाहिए। लोग उस पर ट्रेंड होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी हो, वेंटिलेशन और एचवेक प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, फंक्शनिंग हो, डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल्ड हो, गुड इक्विपमेंट डिजाइन हो जो इंश्योर करे आपकी प्रोडक्ट का SISPQ। SISPQ क्या होता है? सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। वैलिडेशन करवाएं, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की, फैसिलिटी जो है अच्छी डिजाइन पे हो। इट मींस के डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर RH एज पर स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट का वो कंट्रोल्ड है, प्रॉपर प्रोसेस फ्लो प्रोडक्ट का मौजूद है, प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है वो डिफाइंड स्टैंडर्ड से हो रही है। स्टैंडर्ड्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद होते हैं? USP है, BP है, यूरोपियन फार्माकोपिया है। इसके अलावा प्रॉपर एरिया क्लासिफिकेशन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कौन सा प्रोसेस यूज होता है टेबलेटिंग के लिए। तो हमारे पास वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन, ये बेसिक प्रोसेस हैं जो कि टेबलेटिंग प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। वेट ग्रेन्युलेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है? इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि जो भी पाउडर आप वेट ग्रेन्युलेशन के वे मेथड से गुजारते हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स देता है, उसमें फाइन का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, वेरी गुड कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेशन में मदद मिलती है, गुड फ्लो होता है, हार्डनेस अच्छी आती है, प्रोडक्ट की फ्राइबिलिटी अच्छी आती है, और टैबलेट में कैपिंग और डिफरेंट टैबलेट डिफेक्ट्स जो है वो
नहीं आते अगर प्रोडक्ट आपकी एज पर बीएमआर एंड एज पर अप्रूव प्रोसीजर बनी है तो। कॉमन इश्यूज जो हमें ग्रेन्युलेशन के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लें कि सीपीपीज क्या होते हैं। सीपीपीज होते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हमेशा आपके सीक्यूएस के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। सीक्यूएस क्या होता है? क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर अगर आप ग्रेन्युलेशन में देखें तो क्या हो सकते हैं? आपका हाई शेयर मिक्सर है, आपका रिबन मिक्सर है, आपका डायोजना मिक्सर है। इसमें होगा क्या कि सबसे ज्यादा अहम होगा मिक्सर की स्पीड। अगर आपने मिक्सर का आरपीएम कम या स्लो कर दिया और अपनी बीएमआर को फॉलो नहीं किया तो आपको डिजायर्ड ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरीके से मिक्सिंग टाइम है, इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है, इसी तरीके से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इनलेट टेम्परेचर है, इसी तरीके से मॉइस्चर है ग्रेन्यूल्स का। और अगर आपने रॉन्ग सीव लगा दी ड्राई मिलिंग के अंदर तो आपको पार्टिकल साइज जो है वो आपका डिजायर्ड नहीं अचीव होगा, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल आपको फिजिकली कोई इम्पैक्ट नजर ना आए, टैबलेट की कंप्रेशन में कोई डिफेक्ट ना आए, लेकिन इसका इम्पैक्ट टेस्टिंग के अंदर लाजमी आएगा अगर बिलफर्ज इनमें से कोई भी सीपीपीस जो है आउट होता है। डिसोल्यूशन पे इम्पैक्ट आ सकता है, मे बी पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन टाइम आउट हो जाए, मे बी पॉसिबल कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ना आए। तो लिहाजा सीपीपीस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टैबलेट जो ग्रेनुलेशन के इश्यूज हैं बेसिकली वो यही है कि गलत सीव लगा दी तो पार्टिकल साइज आउट हो जाएगा, मिक्सर की स्पीड बढ़ा दी तो आपका जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम आउट हो सकता है, हार्ड ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं या प्रोडक्ट में कैपिंग आ सकती है। इसके अलावा क्वांटिटी आपने सॉल्वेंट की बढ़ा दी तो स्टिकिंग आ सकती है। आपने इनलेट टेम्परेचर का बढ़ा दिया एफबीडी का तो प्रोडक्ट ओवर ड्राई हो सकती है जिससे कैपिंग आ सकती है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं ये। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाई शेयर मिक्सर, लो शेयर, डायोजना और रिबन मिक्सर क्या डिफरेंस है। हाई शेयर मिक्सर के अंदर मिक्सिंग के दौरान सिग्निफिकेंट हाई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होती है। इसके अलावा लो शेयर मिक्सर जो है वो जेंटली मिक्स करते हैं विदाउट अप्लाइंग एक्सेसिव मैकेनिकल फोर्स। दिस इज द मेजर डिफरेंस। डायोजना मिक्सर्स जो है वो भी एक हाई शेयर मिक्सर हैं, वो भी मिक्सिंग और नीडिंग बेसिकली जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। रिबन मिक्सर्स जो है बेसिकली टू हेलिकल रिबन्स होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मिक्सर्स की आपको पिक्चर्स देखनी हो तो आप गूगल करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर्स इनकी मिल जाएंगी कि डायोजना मिक्सर कैसा होता है, रिबन मिक्सर कैसा होता है। इसके अलावा एक ब्रांड है ग्लैट मिक्सर कैसा होता है, ग्रेल मिक्सर कैसा होता है। तो आपको इसकी पिक्चर्स इजिली जो है अवेलेबल होंगी। लोकल मिक्सर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्न ब्लेंडर एंड बिन ब्लेंडर। कॉर्न ब्लेंडर बेसिकली क्या होता है कि डबल कॉर्न ब्लेंडर भी इसको कहा जाता है। अब ये बेसिकली इसके अंदर दो साइड्स होते हैं कॉर्न ब्लेंडर में। फर्स्ट साइड जो होता है वो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए होता है और सेकंड साइड जो है वो ऑफलोड के लिए होता है। इसकी मूवमेंट भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू बिन ब्लेंडर। बिन ब्लेंडर जो है बेसिकली उसके अंदर एक फिक्स्ड फ्रेम में मल्टीपल इंटरचेंजेबल बिन्स होते हैं। बेसिकली आप बिन चेंज कर सकते हैं, बिन्स लगाते हैं और एक फिक्स्ड फ्रेम उसको रोटेट करता है। Granules are easy to compress. Why? Granules are having a desired particle size and mixed proportion of granules and fine powder and does not have adhesive properties, so that provides a better flow than fine powder. Granules का इसी वजह से जो है वो एक बेहतर फ्लो है फाइन पाउडर के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर कोई एडहेशन नहीं होती, प्रॉपर फ्लो होता है, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज होता है। वाई पार्टिकल साइज इज इम्पोर्टेंट? पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल साइज आपका डिजायर्ड पार्टिकल साइज नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी और ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी फ्लोएबिलिटी में इम्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टैबलेट की हार्डनेस में और फ्राइबिलिटी में। और इसके अलावा पार्टिकल साइज अगर आपका डिजायर्ड ना हो तो सेग्रीगेशन भी हो सकती है एक्टिव की इंग्रेडिएंट्स की। लाइन क्लियरेंस की बात करते हैं कि लाइन क्लियरेंस क्या है। लाइन क्लियरेंस बेसिकली परफॉर्म की जाती है किसी भी बैच चेंज ओवर के बाद या प्रोडक्ट चेंज ओवर के बाद। इस ये 3 C's के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होती है बेसिकली: क्लियर, क्लीन, चेक।
आप इसके अंदर चेक क्या करते हैं लाइन क्लियरेंस में? लाइन क्लियरेंस में इक्विपमेंट चेक होते हैं, एरिया चेक होता है, लेबल चेक होता है, डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटस लेबलिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, whatever the things we have used in batch manufacturing, in either dispensing, will uh, will be considered for clear cleaning and checking. We need to check it in the line clearance. Can we use single scoop for dispensing of all ingredients? No, it can cause contamination. Why we use separate manufacturing facility for beta lactams? We use separate facility for beta lactams because it has a very high threshold for contamination. इसके अलावा ये can be very much reactive in the sensitive patients. तो बेहतर है कि अब कि ये जो फार्मास्यूटिकल है उससे सेपरेट हो, मतलब नॉर्मल एंटीबायोटिक एरिया और बीटा लैक्टम्स का एरिया डिफरेंट होना चाहिए। जहां बीटा लैक्टम्स बना रहे हैं वहां पे आप नॉर्मल अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। What would happen if the moisture of granule is higher than the desired limit? अगर moisture हाई हो जाएगा तो ऑफ कोर्स टेबलेट के जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो जाएंगे, लेमिनेशन आएगी, पिकिंग आएगी, स्टिकिंग आएगी, कैपिंग आएगी, हार्डनेस के इश्यूज होंगे और टेबलेट सॉफ्ट इश्यूज भी हमारे सामने आ सकते हैं अगर मॉइस्चर ज्यादा हो टेबलेट का। मतलब मॉइस्चर वेरी करेगा तो हमारे पास डिफरेंट इश्यूज आएंगे। तो बेहतर है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो वैलिडेट होना चाहिए। अगर ग्रेन्यूल्स ओवर ड्राई हो जाएं तो क्या होगा? कैपिंग आएगी, लेमिनेशन आएगी, क्रैकिंग आएगी, फ्राइबिलिटी इश्यूज आएंगे, हार्डनेस इश्यूज आएंगे। एचएमआई जो होता है बेसिकली मिक्सर का, उसके ऊपर हम क्या पैरामीटर सेट कर रहे होते हैं? आरपीएम मिक्सर का सेट कर रहे होते हैं और मिक्सिंग टाइम सेट कर रहे होते हैं। बॉम क्या होता है? बॉम बेसिकली होता है जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स एक प्रोडक्ट के मेंशन होते हैं। रेसिपी क्या होती है? एक रेसिपी बेसिकली बताती है हमें कि वेट मिक्सिंग के अंदर 0.5 आवर्स लगेंगे टू कंप्लीट विद 2 लेबर्स। फॉर एग्जांपल आप अपनी ग्रेन्युलेशन करने जा रहे हैं तो ग्रेन्युलेशन की रेसिपी क्या बनेगी? ग्रेन्युलेशन की रेसिपी ये बनेगी कि फर्स्ट स्टेप होगा उसका रिसीविंग ऑफ मटेरियल का, सेकंड स्टेप होगा उसका वेट मिक्सिंग का, थर्ड स्टेप होगा उसका वेट मिलिंग का, फोर्थ स्टेप होगा इसका ड्राइंग का, फिफ्थ स्टेप होगा इसका क्रशिंग का, मिलिंग का और फाइनल स्टेप होगा लुब्रिकेशन का। यानी टोटल 6 स्टेप्स बने। अब इन 6 स्टेप्स के अंदर ईच स्टेप जितने प्रोसीजर्स लेगा, फॉर एग्जांपल 1 घंटा लेता है उसको कितना लेबर करता है? 2 लेबर करते हैं। तो इट मींस के 1 आवर एंड देन 2 प्रो लेबर आवर्स। और फिर इसी तरीके से सेकंड जो स्टेप है उसके लिए उसके प्रोसीजर्स और लेबर आवर्स डिफाइंड होंगे। तो ये बेसिकली कहलाती है रेसिपी, जिसके अंदर हर स्टेप मेंशन होगा, उसके प्रोसीजर्स लेबर आवर्स मेंशन होंगे। और बॉम्ब क्या है? बेसिकली बॉम्ब में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन। ओके, बात करते हैं लेमिनार एयर फ्लो की। लेमिनार एयर फ्लो में बेसिकली एयर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, स्मूथ यूनिडायरेक्शनल फ्लो फिल्टर्ड एयर इन लेमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर हीपा इंस्टॉल होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटेमिनेंट्स जो हैं वो नहीं आते। लेमिनार एयर फ्लो जो है बेसिकली यूडाफ भी कहते हैं, यूनि डायरेक्शनल एयर फ्लो। ये कहाँ यूज होता है? ये डिस्पेंसिंग में यूज हो रहा होता है, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इसके अलावा स्टेराइल फिलिंग के अंदर यूज होता है। ये बेसिकली इसके यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट टॉलरेंस लिमिट और लीस्ट काउंट क्या है? टॉलरेंस लिमिट जो है बैलेंस की, इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 1 ग्राम का है और आपने इसकी टॉलरेंस लिमिट रखी है प्लस माइनस 0.01 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि द एक्सेप्टेबल रेंज फॉर योर 1 ग्राम वेइंग बैलेंस इज बिटवीन 0.99 ग्राम टू 1.01 ग्राम। दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा, टॉलरेंस लिमिट बेसिकली जो है इसकी जो यूएसपी के अंदर लिमिट है वो है प्लस माइनस 0.1%। यानी आपका बैलेंस फॉर एग्जांपल अगर 30 केजी का है, आप उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो प्लस माइनस 0.1% रखेंगे। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन मेंशन है, वो आप पढ़ लें कि रेफर्स टू द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन इन मेजरमेंट्स दैट द बैलेंस इज अलाउड टू हैव। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अलाउएबल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वेट एंड द ट्रू और टारगेट वेट।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉलरेंस लिमिट बेसिकली वो लिमिट है वो जो बेसिकली आपके वेइंग बैलेंस की एक्सेप्टेबल रेंज बताती है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेटेबल वेट कितना हो सकता है। लीस्ट काउंट पे आते हैं। लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट एंड डिस्प्ले। इसके अंदर भी एग्जांपल है, वो भी देख लें। आपके पास एक रूलर है विद मिलीमीटर डिविजन्स। अब इस रूलर की लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर, बिकॉज इट कैन मेजर डिफरेंस ऑफ 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली। अगर मेरे पास एक डिजिटल वेइंग स्केल है जो कि मेजर करता है ग्राम्स में, और इसका लीस्ट काउंट अगर 1 ग्राम है, तो इट कैन डिस्प्ले वेट चेंजेस इन 1 ग्राम इंक्रीमेंट। नाउ अब बात करते हैं कैलिब्रेशन की और वेरिफिकेशन की। पहले हम कैलिब्रेशन से पहले वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है कि आपको डेली वेरिफिकेशन परफॉर्म करना है। अगर इक्विपमेंट में कोई जर्क आया है, लाइट का जर्क आया है, तो आपने दोबारा उसकी वेरिफिकेशन करनी है। आपने देखना है कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आपने उसका स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर इसके अंदर कोई डाउन टाइम आता है या सही नहीं काम करता, तो आपने उसको आउट ऑफ ऑर्डर का टैग लगाना है, जॉब ऑर्डर रेज करना है और सिंपली कैलिब्रेशन के लिए भेज देना है या रीएडजस्टमेंट के लिए भेज देना है। तो वेरिफिकेशन बेसिकली क्या है? वेरिफिकेशन है आपको अपने इक्विपमेंट को कंफर्म करना है कि जो आपका इक्विपमेंट या डिवाइस है वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट ऑपरेट हो रही है फॉर इंटेंडेड पर्पस। अगर आपका एक वेइंग बैलेंस है, आप उसके ऊपर 10 केजी का वे रखते हैं और आप देखते हैं कि 10 केजी आ रहा है, ठीक है। अगर बिलफर्ज नहीं आ रहा और आपकी टॉलरेंस लिमिट में भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ, अगर आप उसको वहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो आप एडजस्ट करें, उसको दोबारा वेरीफाई करें, उसका बबल पॉइंट सेट करें, और अगर बिलफर्ज नहीं होता तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका वेइंग बैलेंस आउट ऑफ। अच्छा, कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन से मुख्तलिफ क्यों है? अगर बिलफर्स आपके बैलेंस में कोई फर्क आ रहा है, तो उसको जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसको नॉन स्टैंडर्ड से वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको ओके करेंगे ताकि आपकी वेरिफिकेशन लिमिट्स जो है वो विद इन द रेंज आए। इस चीज को कैलिब्रेशन कहते हैं। ये एक इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, सब्जेक्टेड टू द क्रिटिकलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड some adjustments, some measuring with known standards। ये कुछ एक्सिपिएंट्स के नाम हैं जिसमें बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, फिलर्स, लुब्रिकेंट्स और डाइल्यूएंट्स हैं। एफिकेसी और पोटेंसी के डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या है बेसिकली? एफिकेसी जो है बेसिकली प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस है। अगर बात करें लिजिनोप्रिल और एम्लोडिपिन की, तो दोनों जो है बेसिकली यूज हो रही हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। तो दे हैव सिमिलर एफिकेसी एज दे कैन ट्रीट लोअर ब्लड प्रेशर, एज दे कैन ट्रीट effectively lower blood pressure। Potency क्या है बेसिकली? Potency refers to the strength or concentration of a drug or treatment required to produce a specific effect। Like potency 500 milligram of paracetamol basically एनर्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो 500 मिलीग्राम इज द पोटेंसी, एनर्जेसिक इफेक्ट इज द एफिकेसी। अब हम मोर देन 50 एब्रीविएशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन के वो क्या होते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड इट अर्लियर। सीजीएमपी क्या है बेसिकली? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मोस्ट अप टू डेट एंड करंट जीएमपी स्टैंडर्ड्स। करंट जीएमपी स्टैंडर्ड्स कौन बताता है? डब्ल्यूएचओ बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी गाइडलाइंस अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस नहीं खोलना आती, तो नहीं ओपन करना आती, तो आप मुझसे बाय ईमेल या कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ।
गुड स्टोर जीएसपी क्या है? गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस। गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस मतलब जो आपका वर्क इन प्रोसेस है, मतलब ये कि वो अभी कंप्लीशन नहीं हुई प्रोडक्ट, उसको कैसे स्टोर करना है, मतलब रॉ मटेरियल्स जो अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए उनको कहाँ पे स्टोर करना है, आपको फिनिश्ड गुड अपना कैसे स्टोर करना है। तो बेसिकली दीज आर जीएसपीज, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस। आपको अपना पैकेजिंग मटेरियल कहाँ स्टोर करना है, तो इसके लिए भी गाइडलाइंस अवेलेबल है। एसओपी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस के एवरी इक्विपमेंट एवरी स्टेप रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो कुछ फार्मा में हो रहा है उन सबका एक एक का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेलेबल होना चाहिए, लोग उस पर ट्रेन होने चाहिए। एलसी क्या है? लाइन क्लियरेंस, अर्लियर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। जीडीपी क्या है? गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। किसे कहते हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस? डॉक्यूमेंट रियल टाइम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट में बेतहाशा कटिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। जो कर रहे हैं वो लिखें डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो जिस टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उस टाइम पे एक्टिविटी मेंशन करनी चाहिए। ये बेसिकली गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। जीएलपी क्या है? गुड लैब प्रैक्टिसेस। मतलब ये कि क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रही है, उसमें प्रिसीशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी, इसके अलावा मेथड वैलिडेट होना चाहिए। फीफो की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सब जानते हैं कि पहले जो प्रोसेस किया है आप उसको पहले आउट करेंगे। ऐसा ना हो कि बैच नंबर 1 आपने पहले बनाया, फिर उसके बाद 2 बनाया, फिर 3 बनाया, लेकिन आपने करा ये कि 3 को पहले मार्केट कर दिया, 1 को रोक लिया। फीफो, नेक्स्ट फीफो जो है फर्स्ट एंटर फर्स्ट आउट। एल्कोआ बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एब्रीविएशन है। एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कॉन्टेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट। कॉन्टेम्पोरेनियस इज बेसिकली रियल टाइम। आरसीए रूट कॉज एनालिसिस। एफएमईए किसे कहते हैं? फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। QA/QC क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल। ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। DMF कहते हैं ड्रग मास्टर फाइल को। IND कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग को। ANDA एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। QBD क्वालिटी बाय डिजाइन। क्वालिटी बाय डिजाइन किसे कहते हैं? मतलब एक अप्रोच प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो कि फोकस करती है टू इम्बीड क्वालिटी इन प्रोडक्ट व्हाट पेशेंट एक्चुअली नीड। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो, क्वालिटी बाय डिजाइन ऐसी हो जो SIS PQ के ऊपर पूरी उतरे, यानी सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्यूरिटी एंड क्वालिटी। कैपा की बात करते हैं तो करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन कहलाता है। PV फार्माकोविजिलेंस कहलाता है। FD&C एक्ट, फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट। REMS की बात करें तो रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। यूएसपी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है। सबको पता है कि बेसिकली टेस्टिंग मेथड जो है किसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के जो आप प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, जो जेनेरिक्स आप बना रहे हैं, उनको डिफाइन करता है। EP यूरोपियन फार्माकोपिया। ऊज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। OQ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ है। ये बेसिकली क्या है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन यानी उसको क्वालिफाई करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए डिजाइन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास किसी, फिर उसके बाद उसका IQ, OQ, PQ होना चाहिए। इसका एक प्रोटोकॉल बनता है, फिर इसकी रिपोर्ट बनती है। जब हम वैलिडेशन का सेपरेट टॉपिक कवर करेंगे तो मैं उसमें वैलिडेशन का पूरा प्रोटोकॉल और उसकी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि हम क्या क्या कवर करते हैं, स्पेशली प्रोसेस वैलिडेशन और बाकी क्वालिफिकेशन। EMA क्या है? यूरोपीय इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। DMF बेसिकली क्या होती है? DMF इज ड्रग मास्टर फाइल। SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक जैसे फॉर एग्जांपल SAP जो SAP यूज हो रहा है उसके अंदर
हम एक बंदे को ऐसा रखेंगे कि जो सारे मसले हल करना जानता हो, मतलब ट्रबल शूटिंग जानता हो, तो वो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाता है। हर डिपार्टमेंट में हो सकता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पीपी इज बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्यूटीपीपी क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, ये क्या है बेसिकली? ये क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के डिफाइन करती है टू रिक्वायर द इंटेंडेड थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्यूआरए क्वालिटी रिस्क असेसमेंट। हीपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। एचवेक कहते हैं हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। पिक्स बेसिकली क्या है? पिक्स एक है जैसे डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स हैं, आईसीएच के स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही पिक्स के भी स्टैंडर्ड हैं। तो बेसिकली ये एक फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कॉपरेशन स्कीम है, इसका एब्रिविएशन जो है। PQS बेसिकली फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। पबसिट बेसिकली प्री यूज पोस्ट स्टेरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्ट है। ये मैं आपको जब स्टेराइल का अलग से टॉपिक बताऊंगा तो उसके अंदर फिर मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये इंटीग्रिटी टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। रेब्स क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एयर एक्सेस बैरियर सिस्टम। ये बेसिकली क्लोज्ड सिस्टम होता है जो बाहर की कंटेमिनेशन को अंदर आने से रोकता है। SUS सिंगल यूज सिस्टम है। WFI वाटर फॉर इंजेक्शन है। CCS कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी है। EDI इलेक्ट्रोडिआयोनाइजेशन है। CFE कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है। DP differential pressure, CPP is critical process parameters, and CQAs are critical quality attributes. So this is all about the abbreviations and some of the interview questions is included in this video. इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस शेयर करूंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर